नमस्कार, मैं देवांश और आनंद मार्ग पत्रिका के कार्यालय में आज मौजूद है भागीरथ शर्मा जी। आप हैं शहीद स्मृति सभा के संस्थापक और आपने शहीदों के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम किए हैं और साहित्यकारों को सम्मानित किया है। तो भागीरथ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके मन में क्या विचार आया और आपने शहीद स्मृति सभा की स्थापना की। ऐसा है कि मैं बचपन से ही 5वीं कक्षा से ही संघ के शाखाओं में जाता था और वहाँ अमूमन हमें महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, छत्रसाल जी, वीर हकीकत राय जी, रानी लक्ष्मीबाई जी और जितने भी हमारे उस वक्त वीर हकीकत राय जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उनके बारे में बताया जाता था। जब तक मैं 7वीं 8वीं में आया तब मैंने गीता प्रेस की पुस्तिकाएँ निकलती थी, वीर हकीकत राय, छत्रसाल जी और अन्य देशभक्तों की, उनकी जीवनियाँ मैंने पढ़ी। और उसके बाद मैं लगभग 8वीं 9वीं 10वीं में गया मैंने, तो मेरे दादाजी शुरू से ही कांग्रेस की विरोधी रहे हैं, गरम दल के समर्थक थे। तो जब हम छोटे बच्चे थे, मुझे याद है, तो उस वक्त स्कूल में कहा जाता था कि भाई तुम बच्चे आज गांधी टोपी लगा के आना। तो हम पूछते, दादाजी आज तो स्कूल में गांधी टोपी लगाने के लिए कहा गया है। तो मेरे दादाजी कहते थे, बेटा आज स्कूल ही मत जाओ, क्योंकि मैं मूलतः मराठा हूँ। 1761 की लड़ाई में मैं आया था। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और हिंदी के लिए मैंने सारी उम्र काम किया है और इसी भाव से ओतप्रोत होकर के मैं फिर हकीकत राय और इनसे निकल के मैंने ये सोचा कि दादाजी आज गांधी का विरोध क्यों करें जी। यहीं से मेरा शहीदों की तरफ मेरा आकर्षण हुआ। तब मैंने गोडसे जी का पढ़ा, मैंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र शाहनाल और राम प्रसाद मिश्र, ठाकुर रोशन सिंह, मंगल सिंह, अन्य क्रांतिकारियों को जो हमारे क्षेत्र में चर्चित थे, और उनको मैंने पढ़ा। मुझे उनसे प्रेरणा मिली। मैंने सोचा कि भाई ये कांग्रेसी लोग हैं, ये क्यों नहीं याद करते, भगत सिंह की जयंती क्यों नहीं मनाते, भगत सिंह का बलिदान दिवस क्यों नहीं मनाते, क्यों नहीं वो शुभ सैनिक वाले जाते। उनकी 3 जगह याद है, या तो गांधी या नेहरू या बाद में इंदिरा। तो ये मुझे बड़ी मन में पीड़ा होती थी कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं आज भी मानता हूँ कुछ 2-4 कांग्रेसियों को छोड़ के कोई भी कांग्रेसी 1 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रहा, किसी ने उंगली नहीं कटवाई। और फिर ये कांग्रेसी कहते हैं कि आज़ादी चरखे से आई, लेकिन मैं अपने मंच से भी कहता रहा हूँ और शहीद स्मृति सभा के मंच से भी कहा है मैंने, कौन कहता है आज़ादी चरखे से आई। लोग कहते हैं कि आज़ादी चरखे से आई, लेकिन मैं कहता हूँ 7,35,000 नौजवानों ने अपने सर कटवाए तो वो आज़ादी लाए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं विराम चाहूँगा, क्योंकि अभी अब बातचीत में आपसे समझ में आया है, तो उसी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जितने भी महापुरुष हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के या पार्टी विशेष के शायद नहीं हो सकते। उनका भी योगदान रहा, गांधी जी का भी योगदान रहा और भगत सिंह का भी योगदान रहा। सबके संपूर्ण प्रयास से हमने आज़ादी को पाया है। तो यानी आज हम आज के विषय में ये नहीं कह सकते कि उनका योगदान कम रहा, किसी दूसरे का योगदान ज़्यादा रहा। इस तरह से हम उस विचारधारा को फॉलो करें, उसको ना करें, ये एक अलग स्थितियों का समावेश है। उसके बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। आपके विचारों के हिसाब से क्या हम ये माने कि गांधी का योगदान कम रहा और भगत सिंह का उनसे ज़्यादा रहा? तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए और किस तरह की शहादत आप समझाने की कोशिश करेंगे, उसका एक प्रयास कीजिए। मैं मानता हूँ सहयोग रहा है, गांधी जी का बुलाया नहीं जा सकता, योगदान अप्रतिम रहा। लोगों को चेतना आई, विदेशी कपड़ों को जलाया, उनका बहिष्कार किया। लेकिन वो और नेहरू ये जो व्यक्ति थे, ये अंग्रेज़ों के वो मतलब उनके प्रति नरम रुख रखते थे। कांग्रेस ना अंग्रेज़ों के और मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए वो ज़्यादा उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया, ना कि उन्होंने फांसी पे लटकाए जाने से पहले भगत सिंह, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का बचाव किया, ना ही उन क्रांतिकारियों को इन लोगों ने मुकदमे लड़े। इनकी मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी विचार है कि उनका ये विचार था नेहरू गांधी का, ये जो उग्रवादी आगे आप लोगों के देश को चलाने के लिए कंटक साबित होंगे, कांटे बिछाएंगे, इनको साफ
कर देना ही उचित है। मेरी अपनी ये भावना है, मैं नहीं मानता भी उनके मन में होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरा ये अपना विचार है। तो योगदान तो रहा, सबका रहा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि आदमी, मैंने पीछे कहा था भी 2-4 आदमी, 10-5 आदमी कोई 1-2 साल जेल गया होगा, 5-4 साल जेल गया होगा मैन, लेकिन जिन लोगों ने फांसियाँ चढ़ी, जो लोग जेलों में सड़के मर गए, जिन लोगों को अंडमान निकोबार में कैद काटते हुए प्राण उत्सर्ग कर दिए, उनके परिवार भूखे मरते रहे। उनके बाद ठाकुर रोशन सिंह की बच्चियों को लोगों ने चंदा करके बया। राम प्रसाद बिस्मिल की बहन को मैंने 1982 में यहाँ बुलाया, वो चाय की दुकान करके मरी है। देखिए, आज की जो जनरेशन है या हम हैं, आप तो शायद बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों से या जो आज़ादी के संघर्ष के लिए जिन्होंने प्रयास किए, उनसे आप प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं। हमने उनके बारे में किताबों में पढ़ा है, टीवी चैनल्स पर देखा है, न्यूज़ में देखा है। उस हिसाब से हमने उनको जानने का प्रयास किया है और अपनी एक विचारधारा अपने मन में धारण की है। तो किताब बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के पास ताकत थी, उनके पास गोला बारूद बम बंदूकों की ताकत थी, और हिंदुस्तान एक विविधता का देश रहा है, तो हम सब बिखरे हुए थे, और क्योंकि एकजुट नहीं थे, इस वजह से हिंदुस्तान के लोगों में कहीं ना कहीं ये साहस भी नहीं था कि वो सब एक साथ मिलके अंग्रेजी हुकूमत से टकरा सके या उनके खिलाफ खड़े हो सके। तो ऐसे में माना जाता है कि गांधी जी जैसे ऐसा प्रयास किया कि सबको एकजुट करके एक आंदोलन चलाने के बाद उनको सबको अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया। तो आपका क्या मानना है कि इस पे उनके प्रयास क्या होने चाहिए थे आज़ादी के लिए? कम से कम मेरे जैसे जो गरम दिल का समर्थक हैं वो नहीं स्वीकार करते, और हम मानते हैं असली आज़ादी 59,35,000 आदमियों के बलिदान से आई है, लोगों में जागृति हुई है, और उसमें उन क्रांतिकारी बलिदानियों का पूरा योगदान रहा। और मैं गांधी के बारे में कह सकता हूँ, चेतना उन्होंने आई और लोगों ने थोड़े बहुत बलिदान भी दिए, लोग थोड़े बहुत जेल में गए, लेकिन अधिकांश आज भी देश में उन क्रांतिकारियों के किसी परिवार को 2 पैसे भी नहीं मिलते। आज भी जो फर्जी कांग्रेसी जो वास्तव में चोर थे, पटड़ियों से उठा करके लाए थे, वो पकड़े गए थे, आज उनको भी 30-30 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। तो ये बड़ा मुझे दुख महसूस हुआ कि जो असली क्रांतिकारी थे, 7 लाख पैसे थे, वो कहाँ गए, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, जो असली बलिदानी थे। फर्जी लोगों को आज तक 30-30 हज़ार रुपये क्यों मिल रहा है भाई? और फिर मिला था तो जिन्होंने भुगती थी वहाँ तक मिल जाता, आगे उनकी पीढ़ियों को किस लिए दिया जा रहा है? जी भागीरथ जी, ये सवाल आपका सरकार से है और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और उत्तरदायी भी है, जवाबदेह है इस चीज़ के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है, शहीद स्मृति संस्था भिवानी, उसमें आपने क्या प्रयास किए हैं और उनकी शहादत दिवस पर आपने जो कार्यक्रम किए हैं उनका थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। कवि सम्मेलन जो आपने किए हैं उनका थोड़ा उल्लेख कीजिए। जो मेरी सोच थी, जो मैं पीछे बता रहा हूँ, जो मेरी पृष्ठभूमि थी, क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा था कि मैं काम बाइंडिंग के करता था, हमारा परिवार बड़ा था, भाई बड़े थे, फौज में चले गए, मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, मैट्रिक के बाद मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे दुकान पे बैठना पड़ा। वहाँ भी विविध प्रकार के साहित्य आते थे, मैं उनको पढ़ता था और उन्हीं से मुझे प्रेरणा भी मिली काफ़ी। तो इसी ध्यान में रखते हुए कि भी ये सरकार तो जो है ना, इनको याद करना ही भूल गई, तो कम से कम एक संस्था ऐसी बनाई जाए जो वास्तव में असली क्रांतिकारियों को, जिन्होंने बलिदान दिए हैं और जिन्होंने फांसियाँ खाई है, तो उनमें से मुझे 4-5 आदमी मिले उस वक्त 80 के दशक में, और वो 85 के दशक तक आते आते सारे पूरे हो चुके थे। उनमें सर्वप्रथम मैंने बुलाया था राम प्रसाद बिस्मिल की बहन को, फिर मैंने बुलवाया था मनमनाथ गुप्त को, जो काकोरी कांड के हीरो थे, बिस्मिल के साथ आजीवन कारावास काटते। 3 आदमियों को फांसी की सजा हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जी इसलिए कहा जाता तो वास्तव में वो रावत राजपूत थे और वो आर्य समाज में दीक्षित हो गए थे, इसलिए उनको पंडित की मतलब उपाधि दी गई थी। पंडित का मतलब विद्वान, तो आर्य समाज के द्वारा प्रदत्त थी, वास्तव में राजपूत थे, रावत राजपूत थे, यूपी शाहजहाँपुर के। तो उनकी बहन को मैं यहाँ लेके आया। फिर उस वक्त 3 आदमी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। ये 19 दिसंबर को इनको फांसी पर लटकाया गया था। इनसे पहले एक और थे, वो 40 दिन तक उपवास किया, ठाकुर मंगल सिंह, और अंग्रेज़ों ने उनकी खाने की नली में दूध चढ़ा दिया, इसलिए उनको षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया।
तो ये 4 आदमी उस वक्त काकोरी कांड के शहीद हुए थे। मनमन नाथ जी को उम्र कैद हुई थी। मनमन नाथ जी को मैं 84 में लेके आया था, राम प्रसाद बिस्मिल की बहन के बाद। और उसके साथ ही वो उनके पास ही रहती थी दुर्गा भाभी, जो हमारे क्रांतिकारियों की सहयोगी थी। उनके पति बम बनाते थे, बम बनाते बनाते उनके शरीर के टुकड़े उड़ गए, विस्फोट हो गया। तो पुलिस धमाका सुन के पता भी आएगी, और उन्होंने अपने पति को अंत्येष्टि करनी थी, लेकिन पुलिस के वजह से उन्होंने कदाकोद के वहीं दफना दिया गया उनको, और वो आगे बढ़ गए। उसी दुर्गा भाभी ने जब असेंबली में बम फोड़ा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने, तो उनको घेर लिया गया था। तो वो तो निकल गए थे, भगत सिंह फंस गए थे, तो उनके साथ थी दुर्गा भाभी। तो भगत सिंह को अपना पति बनाया, विधवा होते मांग में सिंदूर भरा, और अपने बेटे को भगवती चरण बोहरा उनके पति का नाम था, और विधवा होते मांग भरी, और भगत सिंह को सुरक्षित निकाल के ले गई। मेरा बड़ा सौभाग्य था, मैं 4 घंटे उनके पास बैठ करके मैंने उनके विचारों को सुना। मैंने उनको यहाँ भिवानी के लिए निमंत्रण दिया। वो बोली, और वास्तव में चेहरे में अब उस वक्त डबल केस थे, चेहरे में आज भी होश था, और बोली, बेटे मैं अब सफ़र नहीं कर पाती, आपने जो मुझे बताया आज के समय में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं आप जैसे ही। तो मैं बड़ा उनके विचारों से प्रभावित हुआ, पर उनके चरण छुए। और उसके बाद मैं हंसराज वायरलेस को लेके आया, जो क्रांतिकारियों के लिए वायरलेस और बम बनाते थे। उनका बेटा उस इंटरस्टेट वायरलेस के इंचार्ज थे, वो चंडीगढ़ से मैं लेके आया था उनको। भिवानी में उनका सम्मान किया, जो कुछ राशि के रूप में, बाकी शॉल और स्मृति चिन्ह दे करके उनका सम्मान किया। तो ये तो आपने उल्लेख किया आपकी संस्था की गतिविधियों का जो आपने की हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपके जीवन का मुख्य बिंदु क्या है? अब आप किस उद्देश्य को लेके आगे चलना चाह रहे हैं? अब आगे बढ़ने की जो स्थिति अब रही नहीं। 75वां साल मेरा लग जाएगा नवंबर में। तो अब वो जो हमारी जो संस्था बनी हुई है, उससे पहले मैं कई संस्थाओं में रहा हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का मैं 20 साल तक मंत्री रहा हूँ, भारतीय साहित्य परिषद का उपाध्यक्ष रहा हूँ, और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत हमने एक अविस्मरणीय कवि सम्मेलन करवाया था माननीय सुषमा स्वराज जी की अध्यक्षता में वेस्ट कॉलेज भिवानी में 80 में। तो वैसा कवि सम्मेलन ना तो आज तक हुआ, और मैं सोचता हूँ आज के भविष्य में होने वाला भी नहीं होगा। और उस वक्त माननीय सुषमा जी ने हर एक कवि की 4-4 लाइनें जुबानी सुनाई थी, और देश के सभी चोटी के कवि आए थे। हरिओम परमार भिवानी में पहली बार आए थे, और उस वक्त इतने वो जेल से छूटे हुए खूंखार शहरों की तरह धाड़े। उस वक्त टेम्परेरी मुख्यमंत्री थे बनारसी दास, वो बेचारे मंच छोड़ के चले गए, और इतने वो उनसे वो आतंकित हुए। भागीरथ जी, आप ऐसी कोई आतंकित और दहाड़ने वाली कविता एक अगर हो जाए अभी तो अच्छा रहे। कोई ऐसी कविता, कोई पंक्तियां आपको याद हो? कविता तो नहीं है, 2-3 लाइनें हैं, मैं आपको सुना सकता हूँ। उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, तुरबत मतलब समाधि, समाज। उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से रोशन है चरागे वतन, और जगमगाते हैं मजार उनके जो बेचते थे शहीदों का कफन। जिन लोगों ने शहीदों के साथ गद्दारी की, उनके कफन बेचे, नेहरू और गांधी, और इन लोगों की समाधियाँ जगमगा रही हैं। और उन जिन्होंने अपने खून से आज़ादी रूपी दिए को जलाने के लिए अपना खून रूपी तेल डाला, उनके लिए आज कोई नहीं जाता, ना हुसैनी वाला जाता, ना एल्फ्रेड पार्क में जाता, ना बिस्मिल को याद करता, ना चंद्रशेखर को। सब क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, केवल 2 ही याद रहे, अपना कुनबा याद रहा, बाकी सबको भूल गए। ये सोमता को जी की मुझे लाइनें याद आ गई। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था, इंदिरा को सुनाने के लिए लाल किला से बोले थे वो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी संस्था में अब आपके सहयोगी कौन हैं जो इसका कार्यभार संभाले हुए हैं? कोई भी संस्थाएं होती हैं उसमें गिने चुने आदमी होते हैं जो सक्रियता से काम करते हैं। बाकी तो जैसे होते हैं वे सहायक उपकरण, वो सहायक उपकरण के रूप में कई साथी हमारा साथ देते हैं, समझे ना, व्यवस्था के लिए। और भाई आने वाले जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे कवि बंधु, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। प्रधान होते हैं, महामंत्री होते हैं, और एक छोटा सा 10-12 आदमियों का एकत्र होकर के हम इस प्रोग्राम को पिछले 1975 में इस संस्था का स्थापित किया था। और उसके बाद चले गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ साथ चल रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। तो
शुरू से मैं अकेला किया था। मैंने अपनी दुकानों पे शुरू किया, फिर मैं धर्मशालाओं में आया, फिर मैंने किराम सदन में आया, फिर मैं राजपूत धर्मशाला बड़ियों में आया, फिर मैं आर्य समाज मंदिर में किया, फिर 15 साल मैंने आर्य कन्या विद्यालय में किया, 15 साल मैंने इसमें किया, हसी रोड पे रामकुंजी में किया। तो 45 साल का लंबा सफ़र मैंने अपनी विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न रूप से किया। मैंने उस वक़्त 2 रुपये में थाली लगती थी, अरे कभी को हम 100 रुपये दे देते तो कभी खुश हो जाता था, और आज हम 1 लाख रुपये देते हैं तो अभी उनका मुंह लटक जाता है। वो जो आज के जो पेशेवर कवि हैं ना, उनके प्रति श्रद्धा के उनके लिए कोई संविधान का कोई मतलब नहीं होता। वो केवल बनावटीपन करके अपनी कविता को बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपये तो मांगते हैं। वो कोई शहीदों के प्रति सम्मान नहीं है, वो केवल जेब भरने का काम करते हैं। उस वक्त कभी आते थे शिशुपाल सिंह निर्धन, बलबीर सिंह करुण, और बाबूजी आपके वैसे तो नीरज जी मेरे समय में नहीं आए, लेकिन मुझे याद है मैं अग्रवाल सभा की तरफ से आए थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से भी बुलाया, संतोष आनंद जी को भी और नीरज जी को भी, और अपने काका आदर्शी, निर्भय आदर्शी, संतोष आनंद, लगभग मतलब देश के प्रतिष्ठित कवि यहाँ आ चुके हैं। कुछ मेरे मंच से, कुछ हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से हमने बुलाए। तो ये मेरी एक विचारधारा जो मैं बताया था, मैं केवल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए काम किया है, और ताई जिंदगी में इसके लिए ही करता रहूँगा। जी भागीरथ जी, आपने पेशेवर कवियों का जिक्र किया है, क्योंकि एक तरह से भाव का होना भी बहुत ज़रूरी है कि किसी कविता में। तो अभी मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को या आने वाली पीढ़ियों को? मेरा संदेश यही है आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को, कि देखो राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और अगर राष्ट्र गया तो कुछ नहीं बचेगा। और राष्ट्र को विखंडित करने के लिए, राष्ट्र को तोड़ने के लिए, राष्ट्र पे कब्जा करने के लिए गीत दृष्टियाँ घूम रही हैं। पाकिस्तान हो गए, मुस्लिम राष्ट्र हो गए, चाइना हो गया। तो इस प्रकार हमारा देश जो है बहुत दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर हम इजराइल की तरह नहीं जगे, भाई एक को मारा जाता है 10 को नहीं ठोकेंगे, और राष्ट्रवाद के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ देने से भी नहीं छिकेंगे। आज वो इजराइल है, छोटा सा मुल्क है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन वो गजब का एक अदम उस साहस है उन लोगों में कि वो कॉलेज छूटते ही सरकारी सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं सैनिकों की, और जब भी इनको बुलाया जाता है तत्काल वो अपने उस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक ये भावना मेरे देश के नौजवानों में नहीं लगेगी, राष्ट्र सर्वोपरि, देश के लिए अहर्निश प्राण देने तक भी प्राण विसर्जन करने के लिए तैयार रहने की जब तक उनके मानसिकता नहीं बनेगी, ये देश ऐसे ही गुलाम होता रहेगा। आज भी मेरे देश में बहुत भ्रष्टाचारी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 90% प्रशासन और 90% आदमी बेईमान है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखते, केवल अपनी जेब भरना जानते हैं, अपनी प्रॉपर्टी 7 पीढ़ियों का व्यवस्था करके ले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये पैसे किस लिए क्या काम आएंगे। जब राष्ट्र गुलाम हो जाएगा, राष्ट्र में ही विधर्मियों का राज हो जाएगा, तुम्हारी बिल्डिंगें कब काम आएंगे। वो कहने भी लगे विधर्मी लोग कि भी तुम बना लो, ये मॉल बना लो, बिल्डिंग बना लो, रहना तो हमको है। तो ये आपको स्पष्ट आपको इशारा मिल रहा है, और फिर भी तुम नहीं समझते, तो फिर तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं है। सर, आपने जैसे अपने संदेश में अभी जिक्र किया, हमें जो है हिंदुत्व और एकजुट होकर हमें योद्धा बनना पड़ेगा। भ्रष्टाचार है, 90% प्रशासन और सरकार भ्रष्टाचारी है। तो अभी जिनकी सरकार है भारत देश में, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं हिंदुत्व और इस तरह के राष्ट्रवाद को प्रमोट करती है। तो आप एक और कह रहे हैं कि मैं इस तरह की पार्टी का, विचारधारा का समर्थक हूँ, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वो 90% उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हाँ, तो मैं ये थोड़े से कॉन्ट्रारी विचार हैं, इस पर आप थोड़ा मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई मोदी के आने से मुस्लिम राष्ट्र का दूसरे देशों का प्रभुत्व होने में कम से कम 20 साल आगे लग गए। उन्होंने एक ऐसी संरचना कर दी है, उन्होंने देश को मजबूत किया है, सड़कें बनाई है, सीमाओं तक उन्होंने सड़कें पहुंचाई हैं, देश को मजबूत किया है, जो कभी नहीं हुआ। इतने हथियार, इतने आपके बड़े आधुनिक हवाई जहाज और बड़े बड़े अपने नौसैनिक
पोत बनाए हैं, तो जो कुछ 70 साल में नहीं कर पाए वो 8-10 साल में मोदी जी ने किया है। देश को संबल दिया है, देश को मजबूत बनाने की तरफ, दिशा की तरफ बढ़े हैं। और लेकिन मैं तो कहता हूँ कभी किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं रहा, ना मैं किसी राजनीतिक मंच पे गया, ना बीजेपी पे गया, ना किसी के पास गया। मेरा एक ही था कि परिषद के आदमी होते हैं और राजनीति से वैसे तो सब जुड़े ही होते हैं, एक ही कुनबा है ये, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हम किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर नहीं रहे। और मैंने तो वो भी छोड़ दिया क्योंकि बारों में मेरे पिताजी गुजर गए। मैंने कह दिया था परिषद को, भाई तुम्हारा राम जन्मभूमि में जेल जाए, लठ खाए, दांत उड़वा लिए, कान फुड़वा लिए, लेकिन अब मेरे से मुझे परिवार को चलाना है, मेरी मजबूरी है। मैं आ गया, लोगों का साथ नहीं दें। मस्जिद ध्वंस होने के बाद मैं अलग हो गया था। देखिए सर कि आनंद मार्ग पत्रिका एक साहित्यिक पत्रिका है। हम यहाँ पे हर तरह की विचारधारा का सम्मान करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की अभिव्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अभिव्यक्त करता है एक तरह से उसमें वो सच्चाई है। आपने खुल के अपने विचारों को हमसे साझा किया, चाहे आप गर्म दल के समर्थक रहे हैं, राष्ट्रवाद को देखने का नजरिया आपका एक अलग तरह का रहा है, चाहे आप किसी के समर्थक रहे हैं, लेकिन आपने इतना प्रयास किया कि आपने खुल के जोशीले व्यक्तित्व के साथ उस बात को प्रकट किया और समाज तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं यथार्थ तक ही इस बात को पहुंचाने का प्रयास करूं, क्योंकि देखिए सरकारों में अभी जहां तक डेवलपमेंट की बात हुई है, आपने कहा है कि 70 सालों में वो नहीं हो पाया, मोदी जी ने कर दिया। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जो प्रयास हो रहे हैं उस पे देखिए आंकड़े हमारे सामने आएंगे, हमारे सामने जीडीपी आएगी, हमारे सामने ये आएगा कि कितनी नौकरियां, हमें रोजगार कितने उपलब्ध हुए। वो एक अलग मुद्दा है। हम इस चर्चा को साहित्यिक और एक विचारधारा पर ही रखें तो शायद ज़्यादा अच्छा है। तो उस बारे में आपका ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर, रीजनल और क्षेत्रीय स्तर पर, हम राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा ना करते हुए ये देखें कि हम रीजनल और क्षेत्रीय स्तर पर हमें क्या प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति को जो कि एक गांव और एक कस्बे से जुड़ा हुआ है, गांव का व्यक्ति, एक छोटे शहर का व्यक्ति, अपने स्तर पर अपनी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए वो क्या प्रयास कर सकता है। वो क्योंकि आज शिक्षा लगभग हर गाँव में हर जगह पहुँच गई है, और जो व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो पढ़ेगा, वो साहित्य भी पढ़ेगा, वो क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ेगा। और बस इतना है, उसमें पढ़ने के बाद मेरी तरह जज्बा होगा तो लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा, लोगों को जगाने का प्रयास करेगा। कवि सम्मेलन के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, अपने किए हुए कार्यों को लोगों के सामने प्रदर्शित करके, दिखा करके लोगों को जगाने का काम करेगा। जी, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज को बदलने की क्षमता रखता है, राष्ट्रवाद को जगाने का प्रयास भी साहित्य करता है, और बखूबी साहित्य अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर है। और आपका आनंद मार्ग पत्रिका के परिवार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इस स्टूडियो में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। आप सब लोगों का भी मुझे इस अपने पत्रिका के कार्यालय में बुला करके जो मेरा साक्षात्कार लिया है, उसके लिए आप सब लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक आभार। तो ये थे मेरे साथ भागीरथ शर्मा जी आनंद मार्ग पत्रिका के स्टूडियो में। इन्होंने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे और समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया। अगर आपको ये बातचीत पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करना ना भूलें, और आनंद मार्ग पत्रिका परिवार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।